Good afternoon, students. Today we are going to read English grammar, first chapter. So, students, open page number 7. What is the name of your first chapter? It is the sentence. We have studied about the sentence in previous classes also. So, first of all, we are going to read what are called sentences. So let's begin to read the sentence. When we write a sentence, we place words in a proper order. जब भी हम कोई भी sentence लिखते हैं तो हम words को proper order में write down करते हैं. Read these group of words. अब यहाँ पे हम कुछ group of words दिए हुए हैं उनको read करेंगे. First is झांसी a courage रानी was of woman of great. तो वर्ड्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आप, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जैसे झांसी, करेज, रानी, वुमेन, ग्रेट, ये सारे वर्ड्स हैं. लेकिन ये सारे वर्ड्स क्या प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है? नो, दे आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, सो दैट दे आर नॉट कॉल्ड सेंटेंस. लेकिन ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है डू व्हाट आई कैन फॉर यू. यहाँ पर भी जो भी वर्ड्स हैं ये वर्ड्स भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो ये इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि ये प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज नहीं है. व्हेन वी रीड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी कम टू नो दे आर नॉट प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. जब भी हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज नहीं है एंड हैज़ डू नॉट कन्वे एनी सेंस, और इस वजह से ये कोई भी सेंस कन्वे नहीं करते, हमें कोई भी मैसेज प्रॉपर नहीं दे पाते हैं. नाउ रीड दीज सेंटेंस. ओके, नाउ रीड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब हम ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स रीड करेंगे. फर्स्ट, रानी ऑफ झांसी वॉज अ वुमेन ऑफ ग्रेट करेज. अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में वो प्रॉपर अरेंज है, ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इसीलिए उससे जो इनका मीनिंग है वो हमका कन्वे हो जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट कैन आई डू फॉर यू. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना. तो यहाँ पर भी ये प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज है, इसलिए ये अपना मैसेज हमें सेंड करते हैं. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वे कंप्लीट सेंस. नाउ अब ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं अब हमें ये सेंस प्रॉपरली कंप्लीटली दे रहे हैं, देयरफॉर दे आर सेंटेंस. तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे. तो अभी आपने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होते हैं? दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंटेंस का मैसेज देते हैं. A sentence is a group of words that conveys complete sense. Sentence ऐसे group of words होते हैं जो complete sense देते हैं. It is to be remembered that. अब हमें क्या क्या याद रखना चाहिए कि सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है? फर्स्ट नंबर इज अ सेंटेंस रिटन सेंटेंस ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर. जो भी सेंटेंस है रिटन, अगर वो सेंटेंस है तो उसको हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है. सेकेंड नंबर इज द वर्ड इन अ सेंटेंस शुड बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. जो भी सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए होने चाहिए. नंबर 3, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन वर्ब इन इट. एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब भी होनी चाहिए. फोर्थ, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में सारे मार्क्स ही आने चाहिए, उसमें फुल स्टॉप, इंटेरोगेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए. ओके, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है वो एंड होने के लिए उसमें कोई ना कोई मार्क हमें उसमें लगाना होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट फ्रेज. सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वे सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कुछ सेंस तो देते हैं लेकिन उनका सेंस जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, मतलब उसमें कुछ अधूरा रहता है. उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ उसमें और ऐड करना पड़ता है, तो वो फ्रेज से सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. जस्ट लाइक रीड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. 80 years old. Number 2, under the table. Number 3, holiday next week. Number 4, interesting information. A group of words that convey some sense but not complete sense is known as phrase. तो ऐसे group of words जो कुछ सेंस तो हमें देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं वो फ्रेज कहलाते हैं. जैसे 80 years old. अब कौन 80 years old का है हमें ये पता नहीं चल रहा है, इतना पता तो चल रहा है कुछ 80 years old है. तो यहाँ पर सेंस तो मिल रहा है हमें बट कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है इसका, इसलिए ये फ्रेज कहलाते हैं. अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या? हॉलीडे नेक्स्ट वीक. नंबर 4, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. नोट
वी कैन नॉट कॉल एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ फ्रेज, हम किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज नहीं कह सकते हैं। इट शुड मेक सम सेंस, इसको कुछ ना कुछ सेंस होना चाहिए, अगर ये कुछ भी सेंस नहीं है तो वो फ्रेज नहीं होगा। जैसे हरी अ इन, इट इज़ नॉट अ फ्रेज, मतलब यहाँ पर भी ये जो वर्ड्स का भी जो ग्रुप है, ये 3 वर्ड्स का ग्रुप है, तो ये फ्रेज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हरी अ इन प्रॉपर ऑर्डर में ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये तो कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी फ्रेज नहीं कहलाएंगे। अगर इन अ हरी होता देन इट इज़ कॉल्ड अ फ्रेज, क्योंकि फिर इसका कुछ फीलिंग होता है कि वो जल्दी में है। नंबर सेकंड, अ ब्यूटीफुल सीनरी, ये एक फ्रेज है, क्योंकि इससे हमें सेंस मिल रहा है कि सीनरी जो है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। द अबव फ्रेज कैन बी चेंज इनटू सेंटेंसेस, तो ऐसे जो फ्रेज हैं जो अभी अपन ने पढ़े कि कुछ 2-3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनको हम सेंटेंसेस में भी चेंज कर सकते हैं इफ़ वी ऐड अ फ्यू मोर वर्ड्स टू दैम, अगर हम इसमें कुछ और वर्ड्स ऐड कर देते हैं तो ये फ्रेजेस से सेंटेंस में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस में यूजिंग द अबव फ्रेजेस, अब हम ये सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो इस फ्रेजेस का यूज़ कर रहे हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट सेंटेंस, माई एक्टिव ग्रैंडफादर इज 80 ईयर्स ओल्ड, इनके जो ग्रैंडफादर हैं कोई बता रहा है कि वो मेरे ग्रैंडफादर 80 ईयर्स ओल्ड के हैं, वो बहुत एक्टिव है। नंबर 2, हु इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, अब अंडर द टेबल जो फ्रेज था इसमें हमने हु इज़ हाइडिंग ऐड किया तो ये सेंटेंस बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। नंबर 3, hooray we have a holiday next week, and number 4, we gather interesting information from website। so a sentence always has a main verb in it, हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होती है। मेन वर्ब क्या होता है, एक्शन, ओके, जिसमें कुछ ना कुछ काम होता है, तो मेन वर्ब उसमें जरूर होती है। इनफैक्ट द वर्ब इज द हर्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो वर्ब जो होती है, जो एक्शन वर्ड होता है, तो वो सेंटेंस का हर्ट होती है। एक्शन वर्ड क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइक प्लेइंग, स्टडी, रनिंग, they are called action word or verbs। so in each of the above sentences the verb has been given in italics, तो ये जो sentences लिखे हुए हैं यहाँ पर जो verb है वो italic यानी थोड़ा तिरछी लिखी हुई है। okay, now here is exercise for you, arrange these jumble of words in meaningful sentences, start each sentence with a capital letter and put appropriate punctuation mark at the end। अब यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं जो प्रॉपरली ऑर्डर में नहीं है, इधर उधर लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, उसको प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज करके सेंटेंस बनाने हैं। सो इट इज़ योर होमवर्क टू डू दिस एक्सरसाइज। जस्ट लाइक फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, मार्च, सोल्जर्स, द माउंटेन्स, द ऑर्डर। तो इसका करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो कौन है सब्जेक्ट, द सोल्जर, देन वर्ब क्या है यहाँ पे, मार्च, देन ऑन द माउंटेन, the soldiers marched on the mountain। second, the students attended their class। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है कि किसके बारे में बात हो रही है। सबसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस बिगिन होता है कैपिटल लेटर से, तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है, लास्ट में कोई भी मार्क करना है कि वो अगर क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है ना। और अगर सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव या नेगेटिव है या इम्परेटिव है तो फुल स्टॉप का यूज़ करना है। सो यू हैव टू डू दिस होमवर्क। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक। सो टर्न पेज नंबर 8। You can see here on C, topic is two parts of a sentence, subject and predicate। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, दे आर सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट, हर एक सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट से बनता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है। अ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है ना, किस थिंग के बारे में बात हो रही है, किस पर्सन के बारे में बात हो रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज अ प्रीडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रीडिकेट एक ऐसा पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। ओके, सो अ नाउन और अ प्रोनाउन इज ऑलवेज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो सेंटेंस में हमेशा ही सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मैनी वर्ड। जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड से भी कंप्लीट हो जाता है या फिर कई वर्ड्स को मिला के भी सब्जेक्ट बनता है। प्रीडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी वर्ड्स। इसी तरह से प्रीडिकेट भी वन वर्ड से भी कंप्लीट हो सकता है या फिर उसमें बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं। द मेन वर्ब इज एन
essential part of the sentence and it is a part of the predicate। जो मेन वर्ब होता है, जो हमने पढ़ा है कि मेन वर्ब जो होता है सेंटेंस का हार्ट होता है ना, तो वो मेन वर्ब जो है वो किस में जाता है, किस पार्ट में जाता है, दैट गोज इन द पार्ट ऑफ प्रीडिकेट, वो प्रीडिकेट में जाता है। जस्ट लाइक हॉर्सेस नाई, सो हियर सब्जेक्ट इज हॉर्सेस, वन वर्ड में है ना। सेकेंड इज द ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन लिव एट अमृतसर, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, क्योंकि इन दोनों के बारे में बात हो रही है। लिव एट अमृतसर इज द प्रीडिकेट इन दिस सेंटेंस एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर सब्जेक्ट। The subject is mostly placed in the beginning of the sentences as in sentence 1 and 2। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होता है वो बिगनिंग में ही होता है, बट समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंड। बट कभी कभी जब हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर देते हैं, तो सब्जेक्ट कभी कभी एंड में भी आ जाता है। हियर इज द एग्जाम्पल, अवर नेशनल एनिमल इज द टाइगर। अब यहाँ पे अवर नेशनल एनिमल, ये बात हो रही, किसके बारे में बात हो रही है, द टाइगर के बारे में। सो द टाइगर इज द सब्जेक्ट हियर एंड अवर नेशनल एनिमल इज प्रेडिकेट हियर। सो ओके, नेक्स्ट इन इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट के बाद में ही मोस्टली आता है। जस्ट लाइक डज रिचा ऑलवेज वेयर न्यू क्लोथ्स। अब यहाँ पे रिचा जो है ये नेम है, सब्जेक्ट, तो ये किसके बाद में आ रहा है, प्रीडिकेट के बाद में आ रहा है। डज जो यहाँ पे वर्ड है ये प्रीडिकेट का वर्ड है, बट रिचा इज द सब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। What a starry night is, ये exclamatory sentence है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, a starry night। After the exclamation word what, it is coming here। exclamation word क्या है यहाँ पे, what, तो what के बाद में a starry night, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। In imperative sentences the subject is always you but it is implied and not stated। जो imperative sentences होते हैं उनमें हमेशा ही सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, बट ये वहाँ पे स्टेटेड नहीं होता है, आपको दिखेगा नहीं। जस्ट लाइक डू योर वर्क सिंसियरली, स्विच ऑफ द फैन। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर यू का कहीं पर भी जिक्र नहीं हो रहा है, आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, रीडिंग में भी नहीं दिख रहा है, नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, बट यहाँ पर यू ही इसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस में यू ही सब्जेक्ट होता है। नाउ come on, exercise number D, draw one line under the subject and two lines under the predicate। आपको क्या करना है, वन लाइन सब्जेक्ट के नीचे ड्रॉ करनी है एंड टू लाइंस ड्रॉ करनी है, कहाँ, जहाँ पे प्रीडिकेट आपको दिख रहा है सेंटेंसेस में। फर्स्ट सेंटेंस, सम पीपल कैन स्पीक बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सम पीपल। सम पीपल के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कैन स्पीक बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो ये जो है ये इस सेंटेंस का प्रीडिकेट है। ओके, तो जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और उसके बारे में जो भी बात हो रही है वो प्रीडिकेट है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स डी, काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, दे आर असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंसेस। एंड असर्टिव सेंटेंसेज स्टेट और डिक्लेयर समथिंग। असर्टिव सेंटेंसेज जो होते हैं वो कुछ ना कुछ स्टेट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। असर्टिव सेंटेंसेज आर ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज भी कह सकते हैं। एंड असर्टिव सेंटेंसेज इज क्लासिफाइड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एन असर्टिव सेंटेंस दैट डिनाइज समथिंग इज नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, अनुज इज द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम। ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है, ये बता रहे हैं इसमें कि अनुज जो है हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन है। सेकेंड, इट इज़ नॉट ईजी टू अर्न मनी। अब यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव, है ना। जिस भी सेंटेंस पे अगर नॉट का यूज़ होता है, डिनाई होता है कुछ भी, तो वहाँ पर उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस टेक अ फुल स्टॉप एट द एंड। तो असर्टिव सेंटेंसेस में हमेशा ही फुल स्टॉप एंड में आता है। जस्ट लाइक दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जो असर्टिव है ना। तो जिसमें भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, इसमें हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आस्क होता है। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी येस और नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यहाँ पे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के भी टू काइंड्स होते हैं, एक तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है और दूसरा येस और नो क्वेश्चन होते हैं। येस नो क्वेश्चन, such a question begin with an auxiliary verb. This kind of questions can be answered in yes or no. इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनके आंसर येस नो में दे सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हम टेंसेस में यूज करते हैं, जस्ट लाइक हैज है ना, डू डज एंड was were is am are, they are called auxiliary verbs. ओके, इनके आंसर हम yes no में दे सकते हैं। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन हमने सिंपल जनरल क्वेश्चन किया, आर यू अ बॉय, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? आर। क्या आप बॉय हैं? आपका आंसर यस और नो में हो सकता है। यू कैन से यस आई एम और नो आई एम नॉट। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ड से सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं, आस्क होते हैं, वो यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट टर्न नेक्स्ट पेज। WH question. A WH question sentences begin with a question word like when, who, why, where, which, what, etc. ये जो WH question है ये WH से ही स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हैं आप ये सारे क्वेश्चन वर्ड। These questions cannot be answered in yes और no. ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये yes no में हम आंसर इनको नहीं दे सकते हैं। For these questions the answer is always given in a complete sentence. इसके लिए हमें आंसर को complete sentence में ही देना होता है। Okay, just like क्वेश्चन आंसर इज ऑलवेज गिवन इन अ कंप्लीट सेंटेंसेस। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप कब उठते हो मॉर्निंग में। इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द ऑक्सिलरी वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आते हैं। ओके, तो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या आप इसको आंसर यस नो में दे सकते हो? यस आई गेट अप इन द मॉर्निंग नहीं, आपको इसमें पूरा आंसर देना पड़ेगा। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से ये जो WH क्वेश्चन होते हैं इसमें कंप्लीट सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपका आंसर कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यू आर टायर्ड, ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले है, फिर देख ही रहे हैं आप ऑक्सिलरी वर्ब है ना। अब जब हम इसका इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो आर यू टायर्ड, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आती है, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब है यहाँ पे, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। Note, in an interrogative sentence, the auxiliary verb is placed before the subject. Interrogative sentence में auxiliary verb जो होती है वो subject के पहले होती है, and we always put a question mark at the end of an interrogative sentence. और interrogative sentence को identify करने का सबसे easy way है इसके last में हमेशा question mark ज़रूर आता है। Okay students, so I hope you understood these kinds of sentences. Tomorrow we will study WH questions again. Okay students, so stay safe, stay healthy and keep love.